गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपने जो आपके एनुअल एग्जाम होने वाले हैं उसका जो है वो रिवीजन शुरू कर दिया है, और जिसमें हम आपका पढ़ रहे हैं 6th चैप्टर एनसीईआरटी की आपकी मैथ की किताब का। और हमने 6.1 का पहला क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिया था। आज से जो हम शुरू करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 6.1 का। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने साथ एक जो मैथ की बुक है उसको भी रखें, क्योंकि बुक से आप क्वेश्चन पढ़ पाओगे। साथ में अपने साथ एक नोटबुक भी रखें, क्योंकि आपकी क्लासेस 17 फरवरी तक होंगी, तो उसके बाद शायद क्लासेस नहीं हो। तो आप इस कॉपी को तैयार कर लीजिए। इस कॉपी में हम वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे जो जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो आप बाद में ये नोटबुक आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर पाएगी, इसलिए कॉपी बनाना शुरू कर दीजिए। जिसने पिछली क्लास में नहीं बनाई थी, आज से शुरू कर दो। अपने पास एक बुक और एक कॉपी जो है वो आप साथ में रखें। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको क्वेश्चन पेपर बाद में भेज दूंगी। अभी के लिए हम क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरह का है। पहले इसकी फिगर बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं, फिर समझेंगे कि क्या क्या इसमें दिया गया है और क्या क्या इसमें पूछा गया है। तो एक रेखा ऐसी जा रही थी, एक रेखा ऊपर से आई, इसको प्रतिच्छेद करती हुई गई। ठीक है, और एक रेखा जो है वो बिल्कुल सीधी गई इसी बिंदु से ऊपर को, और कुछ कोण यहाँ बने हैं। तो कोण बना लेते हैं। एक है ये, एक है ये लाल से, एक मिनट, लाल कलर का, लाल रंग का। ठीक है, एक है ये ब्लू कलर का, और एक है ब्लैक कलर का ये। और साथ में एक और कोण बन रहा है नीचे की तरफ को, यहां से यहां तक, हरे रंग का, और ये भी है। ठीक है, इसका नाम है कोण ए, इसका नाम है कोण बी, इसका नाम है कोण सी, और इस बिंदु का, जो बिंदु यहाँ पे आपको दिख रहा है जहां पे इन सभी ने प्रतिच्छेद किया, उसका नाम है बिंदु ओ, और इसका नाम है एम, इसका नाम है एन, इसका नाम है एक्स, और इसका नाम है वाई। ठीक है, आकृति ऐसी है। अब देखते हैं इसके बारे में हमें क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछा है। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। जो आपकी रेखाएं हैं एक्स वाई और एम एन, जो है वो बिंदु किस पर, ओ पे जो है वो प्रतिच्छेद कर रही हैं। और एक कोण बन रहा है जिसका नाम है पी ओ वाई, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पी ओ वाई नाम का एक कोण बन रहा है। ये जो है वो 90 डिग्री का है, 90 अंश का है। और आपको एक और चीज दी गई है कि आपको जो है वो इन कोणों का अनुपात दिया है। ठीक है, कोणों का क्या दिया है, अनुपात दिया है। तो पहली चीज जो आपको गिवन है वो आपको दी गई है कि पी ओ वाई बराबर है 90 डिग्री के। और दूसरी चीज जो आपको दी गई है, इसको आप लिख सकते हैं दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको दी है वो आपको दी गई है कि ए का जो अनुपात है बी के साथ वो बराबर है 2:3। और आपको पूछा गया है ज्ञात करने के लिए आपने क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए कोण सी जो है वो कितने डिग्री का होगा। ठीक है, दिया आपको, ये दो चीजें आपको दी गई थी, पूछा है आपसे कि कोण सी जो है वो कितने डिग्री का होगा। सबसे पहले इसको छोड़िए, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले जब हमने यहाँ पे रिवीजन किया था हीरोन्स के फॉर्मूले के लिए, हीरोन के सूत्र के लिए आपके सेट एग्जाम के दौरान, तो हमने एक चीज सीखी थी। वो चीज ये थी कि जब किन्हीं दो चीजों के बीच का अनुपात दिया जाता है तो इस अनुपात को हटा करके कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए कैसे लिखा जाता है। आपको दिया गया है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 के बराबर है। ठीक है, ए और बी का जो अनुपात है वो बराबर है 2:3 के। तो कभी भी आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि ए बराबर है 2 और बी बराबर है 3। देखो, जो पहली चीज होती है वो यहां पर लिखी गई पहली चीज के बराबर होती है, और जो दूसरी चीज दी गई है वो दूसरी चीज जो है वो बाद में लिखी गई चीज के बराबर होगी। ए पहले था, 2 पहले था, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। बी बाद में था, 3 बाद में था, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। पर अनुपात है तो अनुपात को जब हमने हटा दिया है ना, 2 को अनुपात से बाहर निकाल के ए के साथ लिख दिया, 3 को अनुपात से हटा करके बी के साथ लिख दिया, तो कभी भी संख्याओं को अकेला नहीं लिखा जाता है, इनके मैम एक्स साथ लिखा जाता है उसके साथ।
हाँ, इनके साथ में चर की गुणा करवाई जाती है। जैसे कि अगर 2 है तो आप इसको 2x लिख सकते हो, 2y लिख सकते हो, 2z लिख सकते हो। आपने इसको अपनी मर्जी का कोई भी एक चर दे देना है, तो मैंने इसको चर दे दिया x। जो चर आप इसको दोगे वही चर आपको यहां पर भी देना पड़ेगा, तो इसको हम लिख देंगे 3x। ठीक है, तो आपने जो है वो a अनुपात b से जब a और b की वैल्यू को, a और b के मान को लिखना चाहा, तो इतना तो हमें पता था कि a का जो मान होगा वो 2 के बराबर होगा, b का जो है वो 3 के बराबर होगा, लेकिन उनके साथ में एक चर लिखना होता है। ठीक है, x हमने वहां पे लिखा, इसका भी एक कारण है क्यों लिखा, तो उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि जरूरी है ये, कहीं पे भी आपको सवाल आए अनुपात वाले तो आप समझ जाया करेंगे फिर। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि a अनुपात b जो है वो 2:3 के बराबर है। अब ये अनुपात क्या होता है, तो ऑब्वियस बात है ये बटा होता है, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि a बटा b जो है वो 2/3 के बराबर है। ठीक है, क्या ये कह रहे हैं कि a बटा b जो है वो 2/3 के बराबर था, लेकिन ये a और b का असली मान नहीं है। ये a और b का असली मान नहीं है। ये कैसा मान है, जब हमने किन्हीं दो बड़ी संख्या को काटा, उनके काटने पर जब हमें ये दोनों मिले, अब ये आपस में नहीं कर सकते है ना, ये इनको हम और ज्यादा नहीं काट सकते हैं, तो तब इसको अनुपात के बराबर लिखा है। लेकिन ये a और b की असली असली वैल्यू नहीं थी, ये इसका असली मान नहीं था। असली मान का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 2 और 3 में किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 से जो है वो 2 से मैंने गुणा किया 5, तो 3 से भी 5 को ही गुणा करेंगे, तो यहां पर आ गया 5 दूनी 10, 3 पंजे 15। तो इसका मतलब कि a और b का जो असली मान था वो ये था 10 और 15। तो फिर इसको 2/2 अनुपात 3 के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि इनको काट दिया गया था, इसको हमने काट के लिख दिया। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये यहाँ पर हमारे पास 2/3 बच गया था, लेकिन ये इसकी असली वैल्यू नहीं होती, असली मान को निकालना है तो कुछ गुणा करना पड़ेगा, पर क्या गुणा करना है वही हमने निकालना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा अभी समझ आ गया होगा कि अनुपात क्या होता है। तो ये इसकी असली वैल्यू नहीं होती, ये बड़ी संख्याओं को काट के बने हैं। कोई बड़ी संख्या थी जिनको जब काटा तो 2:3 बना, पर वो बड़ी संख्या थी कौन सी, वो उसका हमने पता लगाना है। ठीक है, हाँ अभी बेटा मैं कॉपी चेक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये रिवीजन की क्लासेस हैं, तो मुझे पता है आपको इसका आंसर आता है, पर छोटी छोटी जो हम नई नई चीजें यहाँ पे सीखते हैं उसका भी आपने ध्यान रखना है। ये तो हमें पता था कि इसके साथ x की गुणा करनी है, पर क्यों करनी है वो भी हमने सीख लिया। क्यों, क्योंकि ये a और b का असली मान नहीं है, ये तो उस असली मान के काटने पर आया था। उनको जब काट दिया तब 2:3 आया, तो हमें पहुंचना है उस वैल्यू तक जिसको काटने से 2 और 3 बना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने सीख लिया कि इसलिए हम क्या करते हैं, चर की यहाँ पे गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता किससे गुणा करनी है, वही तो निकालना है। तो अगर आपको बस यहाँ तक ये सवाल समझ आ चुका है तो वाई टाइप करेंगे, और उसके बाद हम बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि जो आपका a है, a की वैल्यू हमें असली तो नहीं पता, पर इसके अनुपात से हमने देख के बता दिया कि a की वैल्यू जो है वो है 2x, और b की वैल्यू जो है वो है 3x। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 2x और 3x ही है, हाँ ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो सोचिए और बताइए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। मैम 90 प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। ठीक है, चलो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तीनों कोण जो है वो मिलकर के 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये हमें पता है। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि जहां पे भी रैखिक युग्म बनता है वो तो दो कोणों से बनता है, तीन कोणों से तो नहीं बनता है। सेम ऐसी ही सिचुएशन हमारे पास आई थी अपने पहले सवाल में भी, जो हमने पिछली क्लास में किया था। तो मैंने कहा था कि जब भी कभी आपको ऐसा नजर आ रहा हो कि तीन कोण एक साथ मिल करके रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है,
उन तीनों कोणों में से दो कोणों को एक ही कोण मान करके ऐसा दर्शाना है कि ये दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं। अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज ये लग रहा हो, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर चलिए देखते हैं इसको ध्यान से। मैंने कहा था तीन कोण तो रैखिक युग्म नहीं बना सकते, रैखिक युग्म तो दो ही कोण बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो कोणों को एक मानेंगे। तो मैंने लाल वाले कोण और काले वाले कोण से जो एक पूरा कोण बन रहा था, इसको मैंने एक ही कोण माना। ठीक है, तो एक आपके पास यहाँ 5x पे, एक आपके पास यहाँ पे लाल वाला कोण था, ठीक है, जिसका नाम है बी, और एक आपके पास काला वाला कोण था जिसका नाम है ए। लाल और काले कोण को जब मैंने मिलाया तो मेरे पास जो है वो पीला वाला कोण बना। तो पीले वाले कोण की वैल्यू कितनी होगी? 5x 5x, बिल्कुल सही। हमने पिछली क्लास में भी ये किया था कि क्या होता है जब दो कोणों से मिलकर के एक बड़ा कोण बनता है तो उसका जो मान होता है वो इन दोनों की जमा के बराबर होता है। तो अगर लाल वाला 3x है, काला वाला 2x है, तो बड़ा वाला कोण जो येलो कलर का है वो पूरा का पूरा 5x हो जाएगा, या यूं कहें 3x जमा 2x हो जाएगा। तो इस वाले कोण ने इस वाले कोण के साथ मिलकर के रैखिक युग्म बनाया। क्या नाम है पीले वाले कोण का? 5x 5x नाम, अगर नाम पूछूं मैं आपसे तो? ए अनुपात बी। रैक नाम रैखिक युग्म बिंदुओं से होता है नाम। हम्म, एफ बी। ओ एक्स, ठीक है। तो जो आपका कोण है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पीओ एक्स, उसमें जब आप कोण पी ओ वाई को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री के बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर, 180 क्योंकि ये वाला कोण इस वाले कोण को मिला करके 180 डिग्री का बना रहा है, रैखिक युग्म यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है 180 के बराबर। अब हमें पता है कि पीओ एक्स मतलब कि जो ये पीला वाला कोण है इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 5x। 5x कैसे? क्योंकि ये 3x और 2x को जब हमने जमा किया तब जाके ये कोण बना। जब हमने लाल को काले से मिला दिया तो पीले रंग का कोण हमारे पास बन गया। तो इसकी वैल्यू हो गई 5x। अगर ये 5x है और पी ओ वाई के बारे में आपको सवाल में दिया गया है कि कितने डिग्री का है ये? 90 डिग्री 90 का। 180 नहीं होगा बेटा, 90 डिग्री का है। देखो आपको यहाँ पे सवाल में दिया गया है कि जो आपका कोण है जिसका नाम है पीओवाई वो 90 अंश का है, 90 डिग्री का है। यहाँ से यहाँ तक जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो पीला वाला कोण था 5x और ये जो नीला वाला कोण है ये 90 डिग्री का है, और दोनों को जोड़ करके यहाँ पे आ रहा है 180। अच्छा, कारण लिख लेना आप खुद से ही कि यहाँ पर जो है वो रैखिक युग्म बन रहा है दो कोणों की मदद से। उन कोणों के नाम मैंने लिख दिए, एक का नाम पीओ एक्स, एक का नाम पीओ वाई। करते हैं इसको सॉल्व। तो बताइए कितना आएगा? 5x यहाँ पे रह गया मैम, अकेला। 90 उधर चला जाएगा, हाँ, 180 में से माइनस हो हमने जाएगा। 90 को कर दिया माइनस, और यहाँ पर आ गया 5x बराबर है 90, और x बराबर है 90 अपन 90 में बटा 5 5। तो कितना आ जाएगा ये? 18 आएगा मैम, काट के 18 अच्छा, 18 ठीक है 18। तो अभी हमारे पास देखो किसी भी कोण की वैल्यू नहीं निकली है। अब अगर अगर आप बोलो कि 18 जो है वो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, नहीं, 18 तो एक्स की वैल्यू है। इसका मतलब हमें उस संख्या का पता अब लग चुका है जिसको हमने यहां पर गुणा करके ए और बी की असली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए और बी की असली वैल्यू हमें नहीं पता थी, बस पता था कि उनका अनुपात इतना है, पर क्या संख्या थी वो हमें नहीं पता थी। उसके लिए हमने इसको जब सॉल्व किया, जब हमने एक्स की वैल्यू निकाली, तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि एक्स जो है वो 18 के बराबर है। तो 2 गुना 18 करेंगे, और बी की वैल्यू निकालनी होगी तो 3 गुना 18 करेंगे। तो बताइए 2 को 18 से गुना किया तो कितना आया? 36 36, और 3 से किया तो 54 है ना, 54। ठीक है, तो 54 डिग्री। तो ये जो हमने पूरा यहाँ पे खेल खेला या फिर जो भी पूरा सॉल्व किया वो इसलिए किया क्योंकि हमें ए और बी की असली वैल्यू का पता लगाना था। बस इसीलिए इस काम के लिए हमने क्या किया, तो ये सब किया। ठीक है, जो भी यहाँ पर अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो वाई टाइप करेंगे। कहीं पे भी डाउट है तो पूछिए, क्योंकि फाइनल रिवीजन है बच्चों, कोई भी रिस्क यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, बताइए। और जब भी हम क्वेश्चन समझते हैं एक एक स्टेप को साथ में समझा करें। उस स्टेप में कोई दिक्कत आती है उसी वक्त पूछ लिया करें। ठीक है, मान लो मैं कोई स्टेप मैंने करवाया तो उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने उसी वक्त मुझसे पूछ लेना है। अभी आप कह रहे हैं समझ आ गया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ से हमने जो है वो ए और बी की वैल्यू निकाल ली है।
तो लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे 2x 3x लिखने की जरूरत नहीं है। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 36 और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 54, 54, ठीक है 54। पर सवाल देखो कैसा है, ना ही हमसे a की वैल्यू पूछी थी, ना ही हमसे b की वैल्यू पूछी थी, हमसे तो इस c की वैल्यू पूछी है। तो अब बताइए इस कोण c को आप कैसे निकालेंगे? मैम एंगल XON प्लस एंगल NOY इज इक्वल टू 180 रैखिक युग्म से निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि हमने देखा कि ये यहां से एक सीधी रेखा जा रही थी, है ना, सीधी रेखा गई और इस रेखा का नाम जो है वो है M और N। इस सीधी रेखा पर दो कोण बन रहे थे जो कि एक दूसरे के कैसे थे, एक दूसरे के आसन्न कोण थे। और जब दो आसन्न कोण एक ही रेखा पर बनते हैं तो हमें पता है कि वो क्या बनाते हैं, वो मिलकर के रैखिक युग्म बनाते हैं। इसलिए हमने कहा कि जो आपका कोण B है और जो कोण C है ये दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हमें एक की वैल्यू पता है 54 डिग्री, तो दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए इसको 180 में से घटा देंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या यहाँ पर हुआ, M और N एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर जो है वो दो कोण बन रहे हैं, एक का नाम है कोण B, एक का नाम है कोण C। B और C एक दूसरे के आसन्न कोण है। अब आसन्न कोण किसको समझ आएगा, जिसने सारी क्लासेस ली थी अवंती वाली, उनको बहुत अच्छे से पता होगा आसन्न कोण कैसे होते हैं, है ना। तो यहाँ से आसन्न कोण जब एक ही रेखा पे बनते हैं तो वो रैखिक युग्म बनाते हैं। इट मींस जो आपका है कोण नंबर B और जो आपका है कोण नंबर C, ये दोनों मिलकर के 180 के बराबर आएंगे, ठीक है। अब B की वैल्यू हमें पता है, B हमारे पास 54 डिग्रीज का है, C की वैल्यू हमने निकालनी है। तो जब एक की वैल्यू पता है, दूसरे की वैल्यू को निकालना है, तो कोण C आ जाएगा आपके 180 माइनस 54 के बराबर। तो बताइए कितना आंसर आया जब आपने इसको मैम माइनस किया तो? एंगल C इज इक्वल टू 126। ठीक है, 126 हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। कोण C बराबर है 126 डिग्री। मैम आपने 24 से क्यों नहीं किया माइनस? 24 तो आप क्यों नहीं 24 किया माइनस 180? एक मिनट फिर से कहीं बेटा, थोड़ा सा आपका मतलब मेरी आवाज से आपकी आवाज टकरा गई, मुझे नहीं सुनाई दिया, फिर से कहीं। 180 से मैम 24 क्यों नहीं माइनस की? क्योंकि 24 तो है ही नहीं, 54 है, 24 तो किसी की वैल्यू नहीं है। नो मैम 36 36। 36, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 36 को माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो जो आपका कोण बन रहा है, जिसका जो माप है वो 36 डिग्री का है, वो यहाँ पर बन रहा है ना, इधर बन रहा है। तो जो 36 डिग्री का कोण है और जो कोण C है, वो उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो 54 डिग्री का कोण था वही C के साथ रैखिक युग्म बना रहा था, है ना। लेकिन 36 डिग्री का कोण तो इसके साथ कुछ नहीं कर रहा, ना रैखिक युग्म बना रहा, ना इसके शीर्षाभिमुखी है, ना कुछ है, तो हम इसको माइनस नहीं करेंगे। जो C के साथ वाला कोण है उसी से C की वैल्यू को हम निकाल सकेंगे, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके बेटा, चलो। तो ये था हमारा सवाल, हमसे कोण C पूछा गया था, दिया हमें कुछ भी नहीं था, दिया था हमें अनुपात। तो पहले उस अनुपात की मदद ले करके और यहाँ पे रैखिक युग्म की सहायता ले करके हमने जो है वो x की वैल्यू निकाली, फिर x की वैल्यू से यहाँ पे गुणा कर दिया ताकि a और b की असली वैल्यू हमें पता लग सके। एक बार जब a और b की असली वैल्यू पता लग गई तो b कोण की मदद से c कोण का मान हमने निकाल दिया, जो कि 126 डिग्री यहाँ पर आ चुका है। तो ये था हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 2। अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। बहुत ही आसान है, छोटा सा सवाल है, पर हाँ ठीक है, इजी है। तो पहले तो इसकी आकृति बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक रेखा थी और इस रेखा के ऊपर कुछ त्रिभुज सा ऐसा बन रहा था। इसे इन्हें कहते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन। देखो जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये था कैलकुलेशन वाला, इसमें आपको जो है वो संख्या दी थी, कोणों का जो माप है वो दिया था, इसको कहते हैं कि इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर जहां पे आपको कुछ ना दिया हो, कोणों का मान वगैरह ना दिया हो, उसको हम कहते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन। तो ये एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें थ्योरी ही काम आएगी। तो ये है एस, ये है क्यू, ये है आर, ये है टी और ये है पी, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि कुछ कोण बन रहे हैं, तो कोण भी बना देते हैं। दो ही कोण इन्होंने बनाए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कि अगर इस आकृति में जो कोण है पी क्यू आर नाम का, वो बराबर है कोण पी आर क्यू के। तो पहले तो पी क्यू आर और पी आर क्यू को ध्यान से देख लेते हैं। पी क्यू आर है जो यहां पर बन रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको हम कहेंगे कोण पी क्यू आर। और पी आर क्यू कहाँ है, क्या कोई बता सकता है? पी आर क्यू मैम इसके अपोजिट साइड, इसके बिल्कुल उल्टी तरफ जो यहाँ पे बना है, इसको हम अपोजिट। कहेंगे ये है पी आर क्यू। और सवाल में हमें ये चीज दी गई है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ये चीज इन्होंने खुद से कही है कि दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये हमें दिया गया था। फिर हमें कहा कि आप ज्ञात करो या फिर आप सिद्ध करो कि, ज्ञात में आप लिख लेते हो, जो हमने ज्ञात करना है, ज्ञात करने को आपको दिया गया है, क्या जो आपका कोण है पी क्यू एस वो बराबर है कोण पी आर टी के। PRT के। ठीक है, अब इन सवालों में सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हमें नहीं पता होता कि अपना उत्तर कहां से शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको ज्ञात करने के लिए दिया है उनको ढूंढो, सिंपल सी बात। अभी नहीं पता लग रहा कैसे सॉल्व करें, तो क्या करेंगे, जो कोण आपसे पूछे गए हैं उनको एक बार ढूंढ लो कि वो कोण कहाँ कहाँ बन रहे हैं। तो मैंने देखा जो मेरा पी क्यू एस था, ये पी है, ये क्यू है, ये एस है। पी क्यू एस जो कोण है वो यहां पर बन रहा है। ठीक है, एक ये पी क्यू एस और दूसरा जो पी आर टी नाम का कोण है वो यहां पर बन रहा है। चलो ऐसे बनाते, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते, ऐसे इसको बनाते हैं। ठीक है, तो अपने साबित करना था कि जो पी क्यू एस है वो पी आर टी के बराबर है। तो मैंने देखा कि अभी कोई तरीका तो नहीं दिख रहा है इसको हल करने के लिए, पर मैंने देखा कि मुझे एक रिलेशन दिख रहा है इन दोनों कोणों के बीच और इन दोनों कोणों के बीच। तो क्यों ना मैं अपना हल वहीं से शुरू करूं। ठीक है, तो बताइए क्या क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। जो कोण दिया गया है, PQR मैम ये और कोण ना एक ही PRQ रेखा के। पर है। एक ही रेखा पर है। ठीक है, जो आपका दिया गया कोण है, पूछा गया कोण है, दिया गया कोण है, पूछा गया कोण है, इनमें कुछ रिलेशन है। बेटा पोल में क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि आपका ये सिलेबस हम कर रहे हैं बुक के क्वेश्चन, तो इसमें पोल में क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, बस आपका रिवीजन होता है। चलो मैं बता देती हूँ यस मैम। कि ये दोनों मिल करके रैखिक युग्म बना रैखिक युग्म रहे बना रहे हैं। हैं। ठीक है, ये भी रैखिक युग्म बना रहे हैं और ये भी रैखिक युग्म बना रहे हैं, दोनों के दोनों मिल करके। तो इसलिए हम इनको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं एक बार। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने देखा कि हल करने के लिए और तो कुछ नहीं मिल रहा, पर मुझे दिख रहा था कि जो मुझसे पूछा गया है और जो दिया गया उनके बीच में रिलेशन है, तो मैंने वहीं से अपने उत्तर को शुरू कर दिया। ऐसे ही हमें करना पड़ता है बहुत सारी चीजें अपने थ्योरी वाले क्वेश्चंस में। तो मैंने लिख दिया जो मेरा कोण है पी क्यू आर, उसको जब मैं ऐड करूंगी पी क्यू एस से तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये वाला कोण इस वाले कोण के साथ रैखिक युग्म बना रहा है। ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपी पे फटाफट से नोट कर सकते हैं इस लाइन को कि रैखिक युग्म बन रहे थे, इसलिए ये दोनों 180 के बराबर आए। फिर मैंने देखा कि सेम ऐसा यहां पर भी तो हो रहा था। जो आपका कोण है कोण पी आर टी, सॉरी पी आर क्यू मतलब कि अंदर वाला, और जो कोण है आपका पी आर टी मतलब कि बाहर वाला, वो दोनों भी मिलकर के 180 ही बनाएंगे, क्योंकि यहां पर भी रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर आने वाली है, उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर कौन सा लेसन है, 6.1 है, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, चलो, तो अगर मैं आपसे पूछूं ए बराबर है सी के और बी बराबर है सी के, तो क्या ए और बी भी एक दूसरे के बराबर होंगे? यस और नो? नो मैम। नो मैम। नहीं होंगे। देखो, यस अगर मैं मैम। अगर मैं सी की जगह पे कोई संख्या लिख दूं, सी की जगह पे मान लो मैंने यहां पे लिख दिया कि सी इज इक्वल टू 10, तो ए बराबर है 10 के, बी बराबर है 10 के, तो ए और बी दोनों तो बराबर हुए। तब आपका आंसर क्या है, यस और नो?
यस मैम। यस यस होंगे। ठीक है, क्या होता है? अच्छा, अभी बहुत से बच्चे नो लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों, अभी आपको शायद इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा, फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। ए बराबर है सी के और बी बराबर है सी के, तो इस हिसाब से ए और बी भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि अगर मैं सी की जगह पे कोई संख्या लिख दूं, सी की जगह पे मैंने लिखा कि ए बराबर है 10 के, बी बराबर है 10 के, तो दोनों बराबर तो आ रहे हैं, है ना? तो ये रूल होता है जो आपकी बहुत जगह लगेगा, इसको आपने बिल्कुल याद रखना है। तो यही रूल अब हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पर। मैंने देखा यहां से यहां तक वाली जो मेरी चीज है, अगर मैं इसको ए मान लूं, ठीक है, और 180 को अगर मैं बी मान लूं, तो ए बराबर, सॉरी सी मान लूं इसको, तो ए बराबर है सी के। ये पूरी चीज यहां से यहां तक 180 के बराबर है, और ये पूरी चीज यहां से यहां तक ये भी 180 के ही बराबर है। तो ए बराबर है सी, बी बराबर है सी, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी होंगे। जिन बच्चों को ये चीज समझ आ गई वो वाई टाइप करेंगे, जिनको डाउट है वो अभी के अभी मुझसे पूछेंगे। ठीक है, जिसका भी डाउट होगा वो माइक ऑन करके खुद से बच्चों पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी चीज थी, जो पी क्यू आर जमा पी क्यू एस था, वो भी 180 के बराबर था। पी क्यू पी आर क्यू पी आर टी ये भी 180 के बराबर था। तो ये दोनों एक दूसरे के भी बराबर होंगे। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? इनको हम लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर जमा कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर क्यू जमा कोण पी आर टी। ठीक है, हमने देखा कि ये भी 180 के बराबर था, ये भी 180 के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर भी होंगे। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहां तक तो हमने चलो अपने हिसाब से कर लिया। अब यहाँ पे आके हम फिर से फंस गए कि अब क्या करें? अब तो इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा ना, इनके हमको वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें कुछ चीज थी जो दे रखी थी। जो चीज आपको दी जाती है वो कभी भी फालतू में नहीं दी जाती, वो हमेशा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके काम आती है। वो आपको दिया गया था कि जो आपका कोण पी है क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। हाँ, जो आपका कोण है पी क्यू आर वो पी आर क्यू के बराबर है। तो हमने कहा चलो अब इसके आगे हमारे पास और तो कुछ बच नहीं रहा, क्यों ना इसका इस्तेमाल कर लें। ये क्या है? ये आपको दिया गया है, ये गिवन है। ठीक है, ये आपको दिया गया था, अपनी मर्जी से हम नहीं कर रहे, ऐसा आपको इन्होंने कहा है सवाल में ही, ये दिया गया है। हमने कहा चले तो ये कर लेते हैं। अगर जब हम लिखते हैं कि x बराबर है 10 के, तो हम x को हटा करके उसकी जगह पे हर जगह 10 10 10 लिखते थे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूं एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 9। अगर मुझे किसी ने कह दिया कि x जो है वो 10 के बराबर है, तो मैं x को यहां से हटा के इसकी जगह पे 10 का स्क्वायर 2 गुणा 10 जमा 9 ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि दोनों बराबर थे। तो क्या सेम चीज यहाँ पे नहीं हो सकती? क्या मैं पी क्यू आर को हटा के उसकी जगह पी आर क्यू नहीं लिख सकती, या लिख सकती हूँ? यस मैम, लिख सकते लिख हैं। सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा चलो वैसा कर लेते हैं, क्या पता थोड़ा उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हमने कहा कि जहां जहां पे पी क्यू आर है उसको वहां से हटाओ और उसकी जगह पे पी आर क्यू लिखो। पर एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आप पी क्यू आर की जगह को बदल रहे हो, पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू लिख रहे हो, तो पी आर क्यू की जगह पे पी क्यू आर मत लिखना, एक को ही बदलना है। तो इसलिए किसको बदलो? पी क्यू आर को बदलो। दोनों के बदल दोगे तो फिर से सवाल आपका वहीं पहुंच जाएगा। तो मैंने क्या कहा, पी क्यू आर को हटाओ, उसकी जगह पे लिख दो पी आर क्यू, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है। किसने कहा दोनों बराबर हैं? जिसने सवाल बनाया था उसने ही ये कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख दिया मैंने पी आर क्यू जमा पी आर टी। तो ये मेरी इक्वेशन आगे बढ़ चुकी है अब। और अब ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी पी आर क्यू है, यहाँ पर भी पी आर क्यू है। तो जब हम अपना कोई सवाल हल करते थे, जैसे कि एक्स वाला कोई सवाल हल करते थे, तो हम ऐसा सोचते थे कि अगर दोनों चीजें एक जैसी हैं तो वो अलग अलग जगह पे ना रहे, या तो दोनों को ही राइट हैंड साइड में भेज दो, या दोनों को ही लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में भेज दो, या लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, पर दोनों को एक साथ ले आओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी कर सकते हो कि आपने पी आर क्यू को उठा करके यहाँ लेके आना है या इसको उठा करके वहां भेजना है। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, आप कुछ भी करो। तो मैं यहाँ से इसको उठा के वहां भेज देती हूँ, तो यहाँ पर अकेला बच जाएगा पी क्यू एस
PQS बराबर है का निशान, यहाँ पर PRQ पहले से बैठा हुआ PRQ है और इसके साथ PRT भी पहले से बैठा हुआ है, और ये वाला जो PRQ मैंने उठा करके वहां भेजा, ये कौन सा साइन लेके जाएगा? माइनस का। माइनस का, ठीक है, क्योंकि वहां पे ये जमा का था, यहाँ पर आया तो माइनस का बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे तो PQS ऐसे का PR ऐसा रहेगा, है ना, और ये भी मैम PRQ है, ये भी PRQ है, तो क्या हो सकता है? X जमा का हो, कट X जाएगा मैम। माइनस का हो, 0 आ जाता है। 5 जमा का हो, 5 माइनस का हो, 0 आ जाता है। तो PRQ जमा का है, PRQ ही माइनस का है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। कट गए तो आ गया 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको इनको काट के क्या बच रहा है? PRT बच रहा है, वो हम एंगल लिख देंगे। PRT। तो बताइए क्या यही था जो हमसे पूछा गया था? यस मैम। तो हमने इसको जो है वो प्रूव कर दिया है, ठीक है, हेंस प्रूव। तो ये होती है थ्योरी वाले क्वेश्चंस में कि हमें कहां से शुरू करना है ये नहीं पता होता, हमें कुछ ना कुछ सोच के शुरू करना पड़ता है। जैसे कि मैंने क्या सोच के शुरू किया कि जो जो कोण मुझे दिए गए थे, अंदर वाले कोण मुझे दिए गए थे, बाहर वाले कोण तो बनाए तक नहीं थे, तो पहले तो मैंने बना दिए, क्योंकि मुझे खुद पता लगना चाहिए कि पूछा क्या है, तो मुझे पता लग गया कि इसके और इसके बारे में बात हो रही है। फिर हमने देखा कि अच्छा ये तो इसके साथ और इसके साथ रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, उन्हीं दोनों को नीचे लिख दिया। मतलब जो यहाँ पे हो रहा था, जो कि प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, जो हमें दिख रहा था, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया कि दोनों रैखिक युग्म बना रहे थे। रैखिक युग्म बनाया इसने भी, इसने भी। फिर हमने देखा यहां से यहां तक ये भी 180 के बराबर है, यहां से यहां तक ये भी 180 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। कैसे? क्योंकि अगर एक चीज C के बराबर है, दूसरी चीज भी उसी के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही मानी जाती है, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, दोनों को बराबर करके। फिर हमने कहा कि इसके आगे क्या करें, तो इसके आगे जो चीज हमें दी थी हमने उसका इस्तेमाल किया। यहाँ पे कहा था PQR और PRQ एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप क्या कर सकते हो, PQR को हटा के उसकी जगह पे PRQ लिख सकते हो, तो हमने वही किया। इसको अब PQR नहीं लिख के इसको मैंने PRQ लिख दिया। फिर मैंने देखा कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी PRQ है, राइट हैंड साइड में भी PRQ है, तो क्यों ना इन दोनों को एक ही तरफ लिख लिया जाए। तो मैंने इसको यहां से उठा करके यहाँ पे लिख दिया। यहाँ ये जमा का था, इसके बाद जमा का निशान था, वहां गया तो माइनस का बन गया, ठीक है। ये PRQ जमा का, ये PRQ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गए दोनों एक दूसरे के साथ, आ गया 0। और हमारे पास खुद ही क्या क्या बच गया, यहाँ पे बच गया PQS, यहाँ पे बच गया PRT, और बीच में बराबर है का निशान। और यही था जो हमें साबित करना था, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो अभी इस सवाल में किसी का कोई डाउट है तो आप बच्चों मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। अगर क्लियर हो चुका है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। सर फिर से समझा दो। ठीक है, इसको फिर से हम समझते हैं, ठीक है। चलो, बाकी जिन 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 बच्चों को डाउट है वो भी यहाँ पे इसको फिर से सीखेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, अभी हम इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इस बार ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद हम इसको क्लास खत्म होने के बाद ही रिपीट करेंगे। तो अभी आपको जितना भी समझ आएगा उसको अच्छे से समझना, फिर उसके बाद क्लास के बाद में आप रुक सकते हो। तो अभी करती हूँ, माइक ऑफ कर दीजिए बच्चों फटाफट से। चलो, तो यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई थी। इस आकृति में आपको कहा गया था कि जो आपका कोण है PQR वो बराबर है किसके, तो कोण PRQ के, ठीक है। किसके? ये जो आपका PQ, पहले तो आपको कोणों के नाम बच्चों आने चाहिए, ये हमने सीखा था बहुत पहले इसी चैप्टर के शुरुआत में, ठीक है। तो PQR जो कोण है वो इस कोण का नाम है। P से शुरू होके Q, Q से R, तो किस बिंदु पे बना है, Q बिंदु पे बना है, तो इसका नाम है PQR। और यहाँ पर देखें तो इसका नाम है PRQ, PRQ, ठीक है। ये वाला कोण है PRQ। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या कोणों के नाम में? नो मैम। ठीक है, तो PQR PRQ ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये आपको दिया था, ये आपके लिए गिवन था। आपसे पूछा क्या गया था, आपको कहा था कि आप ये ज्ञात करो या फिर ये शो कीजिए, ये दर्शाइए कि जो आपका कोण है PQS वो बराबर है कोण PRT के, ठीक है। तो PQR तो अंदर वाला कोण है, पर इन्होंने कहा PQS, तो PQS कोण कैसा होगा, PQ से शुरू होगा,
और QS पे भी जाएगा, तो ये वाला कोण जो यहां से यहां तक बन रहा है ये हमारा PQS कोण है, ये बराबर है PRT कोण के। ये आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा एक तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, थ्योरी वाले क्वेश्चन में आंसर कहां से शुरू करना है नहीं समझ आता, तो मैंने देखा कि मुझे दिए गए थे अंदर वाले कोण, है ना, अंदर वाले कोणों के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दी थी कि ये बराबर है, और मुझसे पूछा है कि बाहर वाले कोणों को बराबर साबित करो। तो मैंने कहा अब क्या करें, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि ये दोनों कोण जो दिया गया है और जो पूछा गया है यहाँ पर भी और इस तरफ भी, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से कोण, तो पहला कोण PQR जो है वो किसके साथ मिलके, कोण PQS के साथ मिलकर के रैखिक युग्म बना रहा है, मतलब कि इनको जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का ये आएगा, इसको हम कहते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, और वहीं देखा जाए यहाँ पर हमने कर दिया इसको PQR PQS ये हमने लिख दिया। दूसरी तरफ देखें तो PRQ जो कोण है, कोण PRQ और जो कोण है PRT, ये दोनों भी मिलकर के यही सेम चीज कर रहे थे, ये भी मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे थे। तो इसको भी हमने क्या किया, 180 के बराबर जो है वो दोनों के जोड़ को लिख दिया, यहाँ पर भी बन रहा है रैखिक युग्म। ठीक है, फिर हमने कहा अब हमने ये चीज तो लिख दी, अब इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद हमने यहाँ पे नियम लगाया, कौन सा, कि अगर A जो है वो C के बराबर है, B भी अगर C के बराबर है, तो AB भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। मतलब कहने का ये है कि यहां से यहां तक की पूरी चीज अगर 180 के बराबर है और यहां से यहां तक की भी पूरी चीज अगर 180 के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी होंगे। हम पूछ नहीं रहे बल्कि हम बता रहे हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, हमको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है होता है, तो हम लिखेंगे कि ऐसा होता है, इसलिए हम ऐसा इसको करने वाले हैं कि अगर दोनों चीजें तीसरी चीज के बराबर होती हैं तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए अब हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर में लिखेंगे। अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो वाई टाइप करें, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। ठीक है, तो कोण PQR जमा PQS बराबर हो जाएगा किसके, तो कोण PRQ जमा कोण PRT के। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो दोनों एक दूसरे के बराबर तो होंगे ही। अब हमें यहाँ पे दिया था, अब हमने देखा कि इक्वेशन तो लिख ली, अब इसके आगे क्या करें, तो इसके आगे हमें सवाल में ही दिया था कि जो आपका कोण है जिसका नाम है PQR वो बराबर है कोण PRQ के। ये आपको गिवन है, ये आपको कहा गया है किसमें, तो सवाल में। तो हमने कहा चलिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर PQR जो है वो PRQ के बराबर है, तो इसका मतलब मैं PQR की जगह पर इसको लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, क्या फर्क पड़ेगा, जब दोनों बराबर हैं तो आप इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो मैंने PQR को यहां से हटा दिया और इसकी जगह पर भी PRQ लिख दिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, आप इनकी वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने PRQ को PRQ ही रहने दिया। ठीक है, एक की वैल्यू को बदलना है, दोनों की वैल्यू को मत बदलना, ये आपके लिए मैंने एक एडवाइस दे दी है। गलती से भी ऐसा मत करना कि इसको बदल के लिख दिया PRQ और इसको बदल के लिख दिया PQR, तो आपका सवाल हल नहीं हो पाएगा। किसी एक को ही बदलना होता है, तो हमने PQR को बदल दिया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर दोनों ही जगह पे, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, दोनों ही जगह पर एक चीज है जो बिल्कुल सेम है, उसका नाम है PRQ। तो इसको हमने कहा कि दोनों तरफ नहीं रखो, एक तरफ लेके आओ। तो PQS को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया अकेला, क्योंकि मुझे PRQ को यहां से उठा के वहां भेजना है। ठीक है, तो बराबर है का निशान, PRQ प्लस PRT पहले से ही राइट हैंड साइड में थे, तो इनको तो लिखना ही पड़ेगा। इसको उठा करके वहां भेजा तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे माइनस PRQ के रूप में। PRQ यहाँ पे जमा का है, PRQ यहाँ माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे से कट गए, कटा के आ गया 0, और यहाँ पर बच गया PQS बराबर है कोण PRT के। और यही वो चीज थी जो आपसे पूछी गई थी, जो आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था, जो आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल, ऐसे हमने इसको कर लिया है। तो अगर अभी भी इसमें डाउट है तो आप क्या कीजिएगा, क्लास के एंड में रुकना और फिर से हम इसको सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो
अगला सवाल आपके सामने आपको दिख रहा होगा, ये भी थ्योरी वाला ही है, तो इसको भी हम ध्यान से देखेंगे और इसको भी हम सिद्ध करेंगे किसी ना किसी तरह से। तो एक रेखा जा रही है ऊपर की तरफ को ए बी नाम की, और इसकी ही तरह से एक रेखा ये ऐसे नीचे को, और यहीं से एक और रेखा है जो जा रही है इसी बिंदु से नीचे को, ठीक है, ऐसे को। ठीक, चलो ये मैंने बना दिया है। अब इसके नाम लिख लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले एक कोण यहाँ बन रहा है जिसका नाम है कोण Y, और एक कोण यहां बन रहा है इसका नाम है कोण X, एक कोण यहां बन रहा है इसका नाम है कोण W। नहीं बेटा, पोल में नहीं होगा क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन चल रहा है ना, इसलिए पोल में क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। इसमें हम बस क्वेश्चंस को और कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं, ठीक है। मैंने ये वाला सॉल्व कर लिया, ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या दिया है वो देख लेते हैं। आपको दिया है कि x जमा y पूरे का पूरा सेट बराबर है w प्लस z पूरे के पूरे सेट के। पीछे हमें दिया था कि कोण P जो है वो कोण Q के कुछ ऐसा दिया था, है ना, एक ही चीज दी थी। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा जोड़ा दिया है कि x जमा y जो है वो w प्लस z के बराबर है। तो ये हमारे काम आएगा क्योंकि ये गिवन है, ये दिया गया है, ये चीज हमें दी गई है, तो इसको ध्यान में रखना है। और आपसे पूछा क्या गया है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। आपको बोला है कि ये चीज सिद्ध करके बताओ, सिद्ध करो कि जो आपके AOB है, अच्छा मैंने नाम नहीं लिखा, नाम लिख लूंगी मैं, पहले देख लीजिए सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है। इसका नाम है A, इसका नाम है O, इसका नाम है B, इसका नाम है D, इसका नाम क्या है, इसका नाम है C। चलिए ठीक है, तो आपको बोला है कि ये साबित करो कि जो AOB है ये एक लाइन है, जबकि हमें दिख रहा है कि ये एक लाइन है, पर फिर भी ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, प्रूव करो, साबित करके दिखाओ कि ये एक लाइन है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए किस किस को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर y और x मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं। यस मैम, बना रहे हैं। यस मैम बना रहे हैं यहाँ पे रैखिक युग्म। बना रहे यस मैम। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे अभी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप ऐसा कहोगे कि x और y जो है वो रैखिक युग्म बना रहे हैं, ऐसे आप यस कहोगे। मैम। तो यस मैम। ठीक है, अब इसमें भी वही बात आ गई कि हमें दिख रहा था कि ये एक रेखा है, ये एक लाइन है, ठीक है, हमें दिख रहा था ये एक लाइन है, पर फिर भी ये कह रहे हैं कि प्रूव करो ये लाइन है। वैसे ही हमें यहाँ पर सर कह रहे कि ना मैं वैसे भी चार पेपर सीनियर के पास माइक ऑफ करने बता। मैम इरिटेटिंग हो रही है हाँ अभी सर माइक मुझे ऑफ कर से। दिया सबने। अभी अभी देखो कि AOB एक लाइन है, हमें दिख रहा था, पर ये कह रहे हैं साबित करो। सेम उसी तरह हमें दिख रहा है कि ये दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं, पर ऐसा हम सवाल में नहीं कह सकते, हमें ये चीज साबित करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा था कि जब दो कोण एक रेखा पर, ध्यान से सुनिएगा, क्या पढ़ा था कि जब दो कोण एक रेखा पर बनते हैं और वो आसन्न कोण होते हैं, वहां पे रैखिक युग्म बनता है। लेकिन हमें तो सवाल में ऐसा दिया ही नहीं है कि ये एक रेखा है। तो जब तक हम ये चीज साबित नहीं कर देते कि ये एक रेखा है, तब तक हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे 180 बन रहा है। क्या आपको ये बात समझ आई? एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि रैखिक युग्म तब बनता है जब हमें सवाल में ये चीज दी गई होती है। जब सवाल में ऐसा लिखा होगा ना कि AB एक रेखा है, कि AB क्या है, AB एक रेखा है, तब आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो बन रहा है वो रैखिक युग्म बन रहा है। लेकिन आपको सवाल में ऐसा नहीं कहा था, आपको तो बल्कि उल्टा ये ऐसा कह रहे हैं कि आप साबित करके बताओ कि ये एक लाइन है। तो जो चीज साबित करने के लिए दी है उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा ही है? वो तो साबित करनी पड़ेगी। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अगर मैं बात करूं आपको पीछे वाले क्वेश्चन में, देखो अगर बात करें हम इस सवाल की, ध्यान से इस सवाल को देखिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पर
सवाल में दिया गया था, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, आपको सवाल में दिया गया था रेखाएं एक्स वाई। तो एक्स वाई एक रेखा है, ये आपको क्वेश्चन में दिया था, आपको सवाल में कहा था कि एक्स वाई एक रेखा है। उसके बाद आपने कहा कि यहां पर रैखिक युग्म बन रहा होगा, क्योंकि ये चीज गिवन थी। पर जो अभी वाला सवाल है उसमें ऐसा दिया नहीं है, बल्कि वो तो उल्टा हमको पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि रेखा है कि नहीं है। तो हमें इसको साबित करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, ये समझ आना चाहिए था हमें कि अभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा है, क्योंकि हमें नहीं है कंफर्म कि AOB रेखा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे इसको साबित करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि इन्होंने जो हमें चीजें दी हैं वो जमा में दी हैं, ये भी जमा में दिया है, ये भी जमा में दिया है। तो हमने सोचा क्यों ना हम सभी कोणों को जमा करके लिख दें। यहाँ पे तो इन्होंने बस दो दो कोणों को जमा करके लिखा और कहा कि एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम सभी कोणों को जमा करके लिख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा कि x जमा y जमा z जमा w, इन सभी कोणों को जब हम जमा करेंगे तो कितने के 360 बराबर आएगा आएंगे? मैम, 360 आएगा। 360। ठीक है, ये चीज हमें साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज सभी को पता होती है कि जब भी आप कोणों को जोड़ो और आपका वृत्त पूरा हो जाए, आपका सर्कल बन जाए, तो वो कितने डिग्री का कोण होता है? वो 360 डिग्री का कोण होता है। ये हमें पता थी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि हम यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि रैखिक युग्म बन रहा है, यहाँ भी रैखिक युग्म बन रहा है, कह नहीं सकते। दिख रहा है पर कह नहीं सकते, क्योंकि AOB एक रेखा गिवन नहीं है, दी हुई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहां से शुरू किया? हमने शुरू किया सभी कोणों का जमा, इन सभी को जमा करके हमने कहा कि 360 आ रहा है। फिर अब यहाँ पे हम फिर फंस गए, अब कैसे साबित करें? तो जहां पे भी आप फंस जाते हो वहां पे देख लिया करना कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। हमें दिया था कि x जमा y जो है वो z प्लस w के बराबर है, ये चीज है गिवन, ये हमें दी गई थी, इसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि x जो है वो z के बराबर है, बल्कि ये कह रहे हैं पूरा का पूरा x प्लस वाई पूरे के पूरे z प्लस w के बराबर है। अगर आपको ये चीज समझ आई है तो y टाइप करें कि क्या यहाँ पे कहा है कि पूरा का पूरा जो सेट है x और y का, x जमा y का, वो पूरा का पूरा इस z प्लस w के बराबर है। तो अब अगर हमने रिप्लेस करना हो, जगह बदलनी हो, तो सिर्फ x या सिर्फ y की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे x जमा y की जगह को बदलो। ठीक है, x प्लस वाई पूरे के पूरे की जगह को बदल दो। तो मैंने यहाँ पे x प्लस वाई को हटा दिया, मैंने कहा मैं यहाँ पर x प्लस वाई नहीं लिखूंगी, क्योंकि x प्लस वाई z प्लस w के बराबर है। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पर भी z प्लस w लिखूंगी। ठीक है, और एक z प्लस w तो पहले से ही हमारी इक्वेशन में, हमारे समीकरण में था। ठीक है, और बराबर है 360 भी ऐसे का ऐसा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनी, अगर आपको ये समझ आ गया तो y टाइप करें, डाउट है तो अभी इसी वक्त पूछ लें। मैं भी समझा बात। ठीक है, एक बार फिर इसको समझते हैं। देखो, अच्छा ये समझ आ गया कि चारों का जो योग है वो 360 होगा। ठीक है, यस मैम। तो चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई से हम कैसे यहाँ पे पहुंचे। हमने देखा कि हमने चारों कोणों को जमा करके तो लिख दिया है, पर इसके आगे क्या करें? इसके आगे तो हम फिर से फंस गए। तो हमने कहा कि चलो क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज दी गई थी कि x प्लस वाई जो है वो z प्लस w के बराबर है। तो आप x प्लस वाई को हटा के इसकी जगह पर z प्लस w लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको क्या थी? क्वेश्चन में दी गई थी। तो हमने कहा ठीक है, अगर इतना कह रहे हैं तो कर लेते हैं। x प्लस वाई को हटा दिया और x प्लस वाई की जगह पे हमने लिख दिया z प्लस w। ये z प्लस w इसकी जगह पे लिखा गया है x प्लस वाई की जगह पे, क्योंकि ये इसके बराबर था। ठीक है, और दूसरा वाला z प्लस w तो पहले से है इस समीकरण में, तो इसको नहीं हटा सकते, इसको ऐसे का ऐसा ही हम लिखेंगे। और ये किसके बराबर है? तो ये 360 डिग्री के बराबर है। अभी भी किसी को डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए। नो मैम। नो मैम। ठीक है, और ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको करते हैं सॉल्व। x में x जोड़ते थे 2x आता था, z में z जोड़ो 2z आएगा, w में w जोड़ो 2w आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 360 का 360।
अब हमने पढ़ा है, मैम 2 कॉमन ले लेंगे। हाँ हमने पढ़े हैं कॉमन फैक्टर, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2 इसके पास भी था, इस वाले पद के पास भी था, इस वाले पद के पास भी था, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया z जमा में w Z बराबर प्लस है W 300, बराबर है 360। दो इस ब्रैकेट के साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके मैम डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैम गुणा वो कर रहा उधर है, जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ठीक है, यहाँ पे गुणा कर रहा है, तो हम क्या मैम उधर जाके करेंगे, डिवाइड में हो जाएगा। हाँ z प्लस डब्ल्यू को अकेला छोड़ेंगे और 360 दो यहाँ पे गुणा करना था, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड करना मतलब काटना, तो मैम दो 180 दो, आएगा। मैम दो 180 अट्ठे आएगा। 180। 180। मैम इससे ये सत्य हो गया है कि वो रेखा है, रैखिक युग्म है। हाँ बिल्कुल सही। तो हमने कहा कि z प्लस डब्ल्यू जो है वो 180 डिग्री के बराबर आया है, हमने इसको साबित कर दिया है, हम ये चीज अब प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा था। देखो आपने कहा पर आपने तो एक्स वाई की बात की थी, तो अगर एक्स वाई को देखें तो एक्स वाई का भी रैखिक युग्म बन सकता है, लेकिन अगर z और w को देखो तो इसका भी तो बन सकता है ना, ध्यान से देखो, क्योंकि ये z और Yes, ma'am. w भी तो a और b रेखा पे ही Yes, बन ma'am. रहा है ना। z और w जो है वो इस Yes, रेखा ma'am. पे, हाँ पहले सुन ले बेटा पूरी बात, z और w कोण भी a b रेखा पे बन रहे हैं, ये कोण भी एक दूसरे के आसन्न कोण हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर z और w का रैखिक युग्म बन रहा है तो इट मींस ए बी एक रेखा है, क्योंकि रेखा के ऊपर ही रैखिक युग्म बनता है, सिंपल सी बात, रेखा रैखिक युग्म सेम सेम होते हैं, जहां पे रेखा बनेगी वहीं पे रैखिक युग्म बनेगा, तो अगर z w रैखिक युग्म है तो इट मींस ए बी एक रेखा है। अब आप बोलेंगे कि एक्स वाई की बात की थी, तो चलो एक्स वाई का भी देख लेते हैं, इस वाले स्टेप पे होगा सब कुछ, ठीक है, जो स्टेप हमारा यहाँ पर है इस वाले स्टेप पे सब कुछ बदलेगा। अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप बोले कि हम x और y की जगह को नहीं बदलना चाहते, तो फिर आपको किसकी जगह बदलनी पड़ेगी? Z और W की। Z और Z W और की। W। z प्लस w की, ठीक है, तो हम किसकी जगह बदलेंगे? हम z प्लस w की Z जगह को plus बदल W देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको x प्लस वाई लिख दूं, ठीक है, x प्लस वाई को मैंने नहीं बदला, मैंने कहा मुझे तो x प्लस वाई ही चाहिए, इसको बदल के इसके बराबर लिख दो, क्योंकि ये भी तो इसके बराबर ही है, जब बराबर का निशान लगा है, अगर ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा ही होगा, तो z प्लस डब्ल्यू को हटा करके आप x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, तो आपका पूरा नीचे तक x प्लस वाई ही चलेगा, और अंत में आप साबित करोगे कि x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, हमने जो है वो सारे के सारे कोण लिए, जमा कर दिया, जमा किया तो जो एक जोड़ा था जमा का वो दूसरे जोड़े के बराबर था, उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया, तो हमारे पास जो है वो खुद ये चीज साबित हो गई कि ये जो एक्स वाई का जोड़ा हो या डब्ल्यू जेड का जोड़ा है, जब इनको जमा कर रहे हैं तो 180 आ रहा है, इट मींस रैखिक युग्म बन रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल, डाउट होगा तो अभी क्लास के एंड में रुक जाना, लेकिन अभी करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, पर थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाए, अगली क्लास में ज्यादा इसमें दिक्कत ना हो। थोड़ा लंबा है ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो ये है आपके पास एक रेखा, इस रेखा के ऊपर गई एक और किरण, और इस किरण के साथ ही है एक और किरण, नाम पढ़ लेते हैं इनका, इसका नाम है S, इसका नाम है R, इसका नाम है P, इसका नाम है O, इसका नाम है Q। जो कोण बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है 90 डिग्री का, क्योंकि मुझे दिख गया कि 90 डिग्री के कोण को ही तो ऐसे दर्शाया जाता है, बाकी कोणों को तो ऐसे ऐसे बनाते हैं, है ना, लेकिन 90 डिग्री के कोण को कैसे बनाते हैं? तो ऐसे बनाते हैं। चलो, तो आपको यहाँ पे दिया है कि POQ एक रेखा है, देखो आपको क्वेश्चन में कहा है कि POQ एक रेखा है, तो इट मींस इसके ऊपर जो है वो रैखिक युग्म भी बन रहा होगा, है ना। उसके बाद बात करें तो किरण है OR जो रेखा है वो PQ पर लंब है, आपको यहाँ पे दिया है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, तो जो ये RO रेखा है ये PQ पर लंब है, तो इट मींस ये 90 डिग्री का कोण जो है वो यहाँ पे बना रही होगी, ठीक है। और उसके बाद आपको कहा है कि OR और OP के बीच में एक और किरण है जिसका नाम है OS, फिर आपको कहा है, इतनी सी चीजें दी थी, बस इतनी चीजें दी थी, बाकी कुछ भी नहीं दिया था, और पूछा क्या है? तो पूछा है थ्योरी वाला है क्वेश्चन कि आप ये साबित करें कि ROS जो कोण है वो बराबर है 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS के। तो इतना बड़ा आपसे यहाँ पे सवाल पूछा गया है, दिया कुछ खास नहीं था, ठीक है। सबसे पहली बात, इन कोणों को हल करने का एक तरीका होता है, ठीक है, वो तरीका क्या है पहले उसको देखते हैं, पहले इसको लिखते हैं नीचे, नहीं तो ये ऊपर जा रहा है।
ROS बराबर है 1/2 मैम मेरा QOS। सवाल ये सॉल्व हो गया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पर सीखने वाले हैं अभी, कि कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए आते हैं जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है, कैसे इनको हल किया जाता है? तो बिल्कुल सिंपल है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ, इसको हल करना शुरू करो और यहां तक पहुंचो, मतलब ROS को हल करना शुरू करो और अपना उत्तर इसके बराबर लेके आओ, या फिर आप राइट हैंड साइड को उठाओ, इसको हल करना शुरू करो और यहां तक लेके आओ। ठीक है, पहले तो इन क्वेश्चन को हल करने का तरीका समझ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा, आपको कभी भी दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला, तो आपने क्या कोशिश करनी है कि किसी एक पक्ष को उठाना है और इस तक आपने उसको पहुंचाना है। ठीक है, तो वेरी गुड, बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड। तो अभी करते हैं थोड़ा सा शुरू। मैंने क्या किया, मैंने राइट हैंड साइड उठाई, मतलब कि मैंने कौन सी साइड उठाई? जिसका नाम है 1/2 और उसके अंदर कौन कौन से कोण है? पहला कोण है QOS और दूसरा कोण है POS। तो जिन बच्चों ने सॉल्व किया, बताइए आपने कैसे इसको सॉल्व किया, क्या सोच के, मतलब क्या आपने तरीका अपनाया? मैम इसके 2 समीकरण बना लिए पहले। फिर 2 समीकरण मतलब? मैम फर्स्ट समीकरण में मैम पहले हमने लिखा है एंगल POS प्लस है एंगल ROS प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 रैखिक युग्म है। फिर एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 एंगल RQS की वैल्यू लिख दी हमने। और फिर मैं एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 180 माइनस 90 एंगल POS प्लस एंगल ROS हमारी फर्स्ट समीकरण होगी इज इक्वल टू 90। मैम हमें सेकेंड समीकरण बनाई थी ठीक है, एंगल आपने इसको थोड़े अलग तरीके से किया है, QOS। तो एंड में आपका क्या आंसर आया? एंड में मैम एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में QOS माइनस POS। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर दूसरा तरीका जो है उसको भी हम सीखेंगे कि हमने जो है वो इसको हल करके कहां तक पहुंचाना है, इसका उत्तर क्या आना चाहिए? फटाफट से बताएं। अगर मैं इस राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूं तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए? ROS। ROS, कोण ROS। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको यहां से उठा करके ROS तक पहुंचना है। तो चलिए थोड़ा, अब इसको शुरू तो नहीं कर सकते पर खत्म, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है, पर इतना मैं आपको बताऊं, तो हम क्या करेंगे, हम कोण को देख लेते हैं। कोण QOS कहाँ है, बस इतना बता दीजिए, QOS। किस किस रंग की रेखा को छू करके वो कोण बन रहा है? रेड और ब्लैक वाली रेखा। ठीक है, बिल्कुल सही। उसने जो है वो QOS, उसका नाम है QOS, तो वो QO रेखा को भी छुएगा और OS रेखा को भी छुएगा। इस हरे कोण का नाम है QOS। और बात करें कोण POS की, तो वो कहां बन रहा है? मैम रेड एंड ब्लैक। ठीक है, रेड एंड ब्लैक, मतलब कि ये वाली। तो ये आपका कोण है POS, ये आपका कोण है QOS। तो इसके आगे जो भी हम करेंगे, इसको सॉल्व जैसे भी करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बच्चों, अभी पिछले क्वेश्चंस में किसी बच्चे का अगर कोई डाउट रहता है तो अभी क्लास में आप हैं, मुझसे आप पूछ लीजिए। लेकिन अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।